मेडिसिन में इतनी सारी ब्रांच है, न्यूरो सर्जरी क्यों? Brain is a very important organ, but unfortunately unforgiving organ. मैंने बहुत बार सुना है ब्रेन फॉग, उसका क्या मतलब होता है सर? Collection of cognitive problems. हमारी जो जनरेशन है वो रात को 1 बजे 2 बजे तक जगती है, बाहर घूमती है और फिर सुबह 8 बजे काम पे भी पहुंच जाती है सर। तो ये जो स्लीप होती है ना, वो जो स्लीप साइकिल, उसकी वजह से ब्रेन कितना डैमेज होता है सर? बहुत ज़्यादा. Brain and body works according to circadian rhythm. ब्रेन को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए? कोई भी बच्चे को आज दे दो मोबाइल या टेक्नोलॉजी वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो 3 4 5 पे, तो वो उसको कोई कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब सीख लेगा. ये सेटिंग का बटन है, ये स्विच ऑफ का बटन है, या इसमें से जाओ तो ये मिलेगा. क्या स्ट्रेस ब्रेन को इफेक्ट करता है सर? स्ट्रेस ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है. ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा जो स्ट्रेस से. न्यूरो सर्जरी को कैसे इफेक्ट करता है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है सब ब्रांचेस में, वे टेक्निकल और मेडिकल फील्ड सब में हुआ है. अगर मैं बोलूँगा कि एआई की इम्पैक्ट. सर, सबसे इमोशनल पेशेंट आपका कौन था जो आपको अभी तक याद हो? एक लड़का था, उसकी उम्र थी 12-13 साल की. उसके पिताजी आए, ढेर सारे एमआरआई और सीटी स्कैन लेके आए. व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कैंसर हॉस्पिटल, उन्होंने पूछा सर कुछ हो सकता है इसमें? डिजीज एडवांस स्टेज में था, एडवांस ग्लायोमा था. आई सेड कि नो, अनफॉर्चुनेटली नो. उन्होंने एमआरआई रखे और हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर खुशबू. वेलकम टू अ डॉक्टर खुशबू केयर पॉडकास्ट सीरीज. आज हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद के जाने माने रिनोड न्यूरोसर्जन, स्पाइन और ब्रेन सर्जन डॉक्टर निखिल मोदी सर. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. Hi, hello all, and I am Dr. Nikhil Modi, a neurosurgeon, currently working as a private practitioner in Ahmedabad, and I must have spent around about 15 to 70 years of my experience in private practice. Previously, I was active at Gujarat Cancer Research Institute, cancer hospital, where I worked as a consultant and as head of the department, and some of my leisure areas are to be associated with some of the social clubs who like NGOs who work for disabled people, and that's one of my hobby areas is absolutely sports fan, particularly cricket and lawn tennis. Thank you very much. इतनी सारी सर्जिकल ब्रांच है, मेडिसिन में इतनी सारी ब्रांच है, न्यूरो सर्जरी क्यों? Brain is a very important organ, but unfortunately unforgiving organ. उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है. जैसे ब्रेन को आप मान सकते हैं किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप का सीपीयू आप मान सकते हो कि जिसके पास हर पूरी चीज़ का कंट्रोल होता है. अगर कोई भी चीज़ का कंट्रोल हो जाता है, चला जाता है, तो रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है. उसको कोई भी पैथोलॉजी हो, ट्यूमर हो, हेमरेज हो, नुकसान हो जाता है, तो यंग पेशेंट में रिकवरी अच्छी रहती है, एजेड पेशेंट में चैलेंजिंग होती है. तो थोड़ा अच्छा लगता है कि ये एक तो मुझे क्रिटिकल केयर से ही करना था कि इसमें चैलेंजिंग कंडीशन में मरीज़ को मैं कैसे बाहर लाऊं, प्लस इसमें सब कुछ आ जाता है. जैसे ऑपरेशन के बाद मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई तो वेंटिलेटर का नॉलेज चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल चाहिए, एंटीबायोटिक का भी नॉलेज आ गया. तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल केयर के काफ़ी सारी चीज़ें न्यूरोसर्जन में आके मर्ज होती हैं, तो अच्छा लगता है. सो सर्जरी रिलेटेड विथ क्रिटिकल केयर एस्पेक्ट्स में ये बताना चाहूँगा. सो इसलिए न्यूरोसर्जन मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है ऑलवेज. न्यूरो सर्जरी चूज करते वक्त आपको डर लगा था? हाँ, मेरी रेसिडेंसी एसएमएस जयपुर से मैंने की है, और एसएमएस जयपुर एट दैट टाइम was one of the most hectic trauma center of Asia, not only of India. I'm talking about way back 16-17 साल पहले की बात करूँ. तो रेसिडेंसी से डर लगता है क्योंकि रेसिडेंसी इज़ वेरी हेक्टिक ऑल द टाइम, और एसएमएस जयपुर वॉज फुल ऑफ पेशेंट्स एवरीवेयर. तो आपके पास कोई और दूसरा टाइम बचता भी नहीं है कि जिसमें आप कुछ कर पाओ. हालांकि डेडिकेशन के साथ काम करना था, हाँ, लेकिन रेसिडेंसी में डर ज़रूर लगता है कि हमारे सीनियर कंसल्टेंट डांट देंगे, कुछ गलती हो गई तो ये करेंगे. बट पार्ट एंड पार्सल, इट वॉज जर्नी फुल ऑफ फन. आई एन्जॉयड, आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई रेसिडेंसी, और मज़ा भी आया. एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस थी, लेकिन जैसे जैसे आगे गए, जैसे जैसे पता चला कि हम काम कर रहे हैं वार्ड में, सीनियर्स को भरोसा बैठता गया, तो माहौल अच्छा होता गया. तो एक जो इनिशियल एंजाइटी है वो भी चली गई, फील्ड रिलेटेड एंजाइटी है वो भी कम हो गई.
आज भी ओटी में एंटर होते हो तो एक्साइटमेंट होता है या नर्वसनेस दोनों फील ही, होती दोनों ही, ठीक दोनों ही। न्यूरो सर्जरी फॉर मी इज एटलीस्ट अ पैशन, पैशन। इट्स नॉट अ जॉब और नॉट अ सिग्निफिकेंट अर्निंग टूल, बट कि कोई डिफ़िकल्ट केस है तो उसमें से मरीज़ को कैसे बाहर निकालना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द काउंसलिंग, नो, कि मरीज़ के रिश्तेदार के साथ पूरा डिस्कशन करना है लेंथ में कि इसमें ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। एंड बाय द टाइम यू गेट टू नो कि उनके रिलेटिव भी उनसे कितने अटैच्ड हैं, तो काफ़ी सारी एक एम्पैथी देनी पड़ती है सबसे पहले। कुछ डिसएडवांटेज या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हो तो एडवांस में डिस्कशन करना पड़ता है। उसके बाद आती है वन ऑफ द टफेस्ट टास्क बिफोर द सर्जरी इन न्यूरो सर्जरी इज प्रोबेबली द पोजीशन, द अंडररेटेड। विद टोटल रिस्पेक्ट टू अदर ब्रांचेस आई एम टेलिंग यू, उसमें पोजीशन का इतना महत्व नहीं होता है जितना न्यूरो सर्जरी में होता है। तो पोजीशन भी आपको सेट करनी है। दूसरा, आपके साथ ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पावरफुल होना चाहिए, तब जाके आप मरीज़ को अच्छा रिजल्ट ड्यूरिंग सर्जरी दे सकते हो। तो एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस दोनों में, नर्वसनेस कुछ डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती है उसमें नर्वसनेस डेफिनेटली होती है और वो होनी ही चाहिए, क्योंकि तब जाके आप टिश्यू हैंडलिंग और मरीज़ का हैंडलिंग अच्छा कर सकते हो। आज भी ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन कहते हैं। अगर स्कूल के कोई भी स्टूडेंट को न्यूरो सर्जरी क्या है समझाना हो तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन? न्यूरो सर्जरी एक मैं मेन स्विच बोर्ड में कहूँगा उसको, हर जगह इम्पोर्टेंट होती है। जैसे शांत रखने का स्विच बोर्ड होता है तो ये भाग होता है जिसमें चोट लगती है तो मरीज़ काफ़ी बार बेकाबू हो जाता है। इस जगह पे देखें तो ये बोलने का स्विच बोर्ड होता है। इस जगह पे हाथ रखूँ तो ये सीधे हाथ पैर का कंट्रोल होता है। इस जगह पे हाथ पैर रखें तो ये उल्टे हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो काफ़ी सारी, जैसे म्यूजिशियन जो होता है उनका भी एक डेडिकेटेड एरिया होता है। सो ब्रेन में हर जगह का एक एलोटेड फंक्शन होता है। जैसे घर में अगर किसी बच्चे को मैं बोलूँ कि पंखे की स्विच यही है, इसी स्विच से पंखा शुरू होगा, इसी स्विच से एसी शुरू होगा या ट्यूबलाइट शुरू होगी, वॉट एवर। सो एक डेजिग्नेटेड पूरा स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड है, कंट्रोल है ब्रेन में और स्पाइन में भी। स्पाइन में जैसे अपर सर्वाइकल स्पाइन की मैं बात करूँ तो उसमें दोनों हाथ का कंट्रोल होता है। डायफ्राम अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है उसका कंट्रोल होता है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हो नीचे की बॉडी का कंट्रोल होता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि आज तो क्रिकेट मैच में इस कंट्री ने उस कंट्री की कमर तोड़ दी, तो कमर इस बंदा बैठ जाता है, उसमें से नर्व रूट्स निकलता है विच कंट्रोल्स द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो स्विच बोर्ड, सेंट्रल स्विच बोर्ड। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन में क्या डिफरेंट होता है सर? अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि दिमाग की ट्रीटमेंट दवाइयों से करने वाला डॉक्टर, और न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग की ट्रीटमेंट सर्जरी से करने वाला डॉक्टर। ये मेन डिफरेंस होता है। डिटेल में जाए तो स्ट्रोक जो होता है, माने कि पक्षाघात का हमला जो बोलते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक होता है या हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, वो न्यूरो फिजिशियन जनरली मैनेज करते हैं। उसके सराउंडिंग जो भी कोमोर्बिडिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, गुलियन बारी सिंड्रोम, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये उनकी टेरिटरी है जिसमें उनका रोल बेहद अच्छा रहता है। और न्यूरोसर्जन साइड आए तो आप बोले कि ब्रेन ट्यूमर है, सर्जिकली पॉसिबल ब्रेन हेमरेज है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ट्राइजेनल न्यूरल्जिया होती है, सर्वाइकल डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं, स्पाइनल ट्रॉमा होता है। तो ये सब चीज़ें सर्जिकल मैनेजमेंट यानी कि न्यूरोसर्जरी की टेरिटरी में आती है। सर हमें ये बताइए कि कुछ लोगों की मेमोरी एकदम शार्प होती है, सब कुछ याद रह जाता है, और कुछ लोगों की मेमोरी कुछ याद नहीं रख पाते हैं, हर एक चीज सोच के याद करके बोलना पड़ता है, उसका क्या रीजन है? ओके, मेमोरी का डेजिग्नेटेड एरिया तो दिमाग में होता ही है, इसको हम मिडिल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब बोलते हैं। पर अच्छी मेमोरी, बुरी मेमोरी होना, शायद इसका आंसर ये मेडिकली रिलेटेड मेरे हिसाब से नहीं है। उस एरिया में चोट लगती है या उसको नुकसान होता है तो मेमोरी पे इम्पैक्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे उम्र होती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स भी, उनकी भी उम्र होती है तो डिजनरेशन होता है, तो उससे मेमोरी पे इम्पैक्ट होता है। तो वो एक बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन अच्छी और शार्प मेमोरी और बुरी मेमोरी, तो मैं उस पर, मेरा ये मंतव्य है कि वो घटना जो भी होती है वो एक वर्तमान समय में उस बंदे के दिमाग में रजिस्टर अच्छे से हो जाती है। जैसे मैं
किसी बुरी मेमोरी, कोई बंदा अपने आप को बोलता है कि मेरी मेमोरी बुरी है, तो मैं उसको भी बोलूँगा कि आपके ज़िंदगी की सबसे बुरी घटना आपको डिस्क्राइब कीजिए, तो वो बता देगा कि हाँ, शायद 5 साल पहले मैं यहाँ पे गया था, तो मेरी गाड़ी ऐसे जा रही थी, फिर मुझे एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे याद नहीं आया। तो वो लाइन टू लाइन अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा, क्योंकि वो अच्छे से इम्प्रिंट हुई। यू वेर वेल इनटू द प्रेजेंट मोमेंट एट दैट टाइम। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि हाँ, हालांकि काफ़ी सारी लिटरेचर में लिखा हुआ है कि अपने दिमाग के न्यूरॉन्स की मेमोरी या उसको फ्रेश रखने के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज करें, बेहद ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अच्छी मेमोरी बुरी मेमोरी उसका पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा इतना कुछ नाता नहीं है कि ये इसकी अच्छी मेमोरी, इसका अच्छा मार्क्स आता है, ऐसा नहीं होता है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, स्किल, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आप वर्तमान में रह रहे हो, अगर, तो आपको वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है। तो आप कितनी चीज़ों को आप इम्प्रिंट कर लेते हो या फिर उसको कैजुअली ले रहे हो, तो आपका दिमाग उसको स्टोर नहीं करेगा। जैसे मैं आपको किसी ना किसी टाइम पे मैं बोलूँ कि आपके ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, तो आपको वो उसका आगे पीछे का सब कुछ याद होगा, कि उस टाइम पे आपका दिमाग परस्यू मैक्सिमम करता है। आप उस मोमेंट में ज़्यादा होते हो एज कम्पेयर टू योर अदर मोमेंट। जबकि मैं आपसे पूछूं कल सुबह आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो वो याद नहीं होगा। हाँ, तो जब आपका दिमाग ज़्यादा परसीव करता है उस टाइम के वो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो इतना ही डिफरेंस होता है। हाँ, हालांकि कुछ एक्सरसाइज होती है दिमाग के न्यूरॉन्स की, जैसे नंबर गेम खेलो, अपने आप को फिट रखो। सो इक्वली न्यूरॉन्स ऑल्सो रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, है ना। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होते हैं ताकि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जितने लेट डिजेनरेट हो उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। एक बिलियनर का दिमाग होता है, एक एक नॉर्मल कॉमन इंसान का दिमाग होता है, वो आइडेंटिकली डिफरेंशिएट कैसे करते हो सर आप? देखो, मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आप ये तो मानते हो कि बिलियनर होगा तो वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा उसने। अब मैं बिलियनर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इतना तो बता सकता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डोंट डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। और अगर उनको बिलियनर बनना है तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनना है, कि भाई मुझे इस जगह पे पहुंचना है, तो एक जज्बा होता है कि भाई मुझे कुछ करना है। आप पूरा दिन काम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहना है कि मुझे इस ज़िंदगी में इस जगह पे जाना है, तो अपने गोल को वो हमेशा सामने ही रखते हैं थ्रू आउट द डे। जब भी रात को सोते हैं तो भी खुद को एसेस करते हैं, सुबह उठते हैं तो अपना प्लान बनाते हैं, तो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें हाँ, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी एग्जाम्पल होंगे हमारे पास कि पढ़ाई लिखाई नहीं की है फिर भी वो सक्सेसफुल बन गए हैं। मुंबई में एक फेमस टिफ़िन वालों की चेन थी, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ नहीं था और आपका टिफ़िन पहुंच जाता था। वो उनके अंडर में एमबीए की स्कूल शुरू होती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को अलग तरीके से सोचा। अभी वड़ा पाव वाले, अभी इन्होंने मुंबई में भी देखा है कि रास्ते पे वड़ा पाव, ट्रैफिक वड़ा पाव कुछ लेबल किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ट्रैफिक के बीच में वड़ा पाव सेल करते हैं उनके नाम से। सो दे आर डूइंग एक्सेलेंट। तो उन्होंने इसी चीज़ को अलग तरीके से सोचा एंड दे हैव बीन अर्निंग सब्सटेंशियली, उनका नाम भी हो रहा है। एंड तो इसके लिए शायद कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो अलग सोचो। हाँ, इसके लिए आपका गोल क्या करना है आपको दिमाग में होना चाहिए, हमेशा से ही गोल होना चाहिए। तो बिलियनर ये होता है कि दे आर मोर फोकस्ड, प्रिसाइजली फोकस्ड थ्रू आउट देयर, आई मीन लाइफ, कि उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता कि मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया तो मेरा सोचना सीखना बंद हो गया। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है कि 60 65 साल बाद उन्होंने फिर फैक्ट्री शुरू की एंड दे स्टार्टेड अर्निंग वेरी लेट बट इन वेरी हैंडसम मैनर। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखो 40 50 साल के बाद भी काफ़ी कैरेक्टर आए हैं, हीरोज़ आए हैं एंड दे डन एक्सेलेंट इन देयर फील्ड्स। सो आपको फोकस रहना पड़ता है, दिमाग में कुछ डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं होता है। मैंने बहुत बार सुना है ब्रेन फॉग, उसका क्या मतलब होता है सर ब्रेन फॉग का? कलेक्शन ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जैसे इमोशन, एंगर, फियर, मेमोरी इश्यूज़, फेल टू कंसंट्रेशन। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, एज के हिसाब से भी हो सकती है, किसी बंदे को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम तो उसके हिसाब से हो सकती है, काफ़ी बार ब्लैकआउट आना,
ये भी आप उसको आप कवर कर सकते हो। एंजाइटी हो सकती है, कोई साइकियाट्रिक इश्यूज हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है। सो इट्स अ वेग टर्म एंड क्यूमुलेटिव ऑफ कॉग्निशन की इतने सारे मल्टीपल इश्यूज आते हैं जिसमें आपको रूटीन में काम करने में दिक्कत आती है। सबसे कॉमन मिथ पेशेंट को लेकर क्या होती है सर? सबसे कॉमन मिथ मेरे हिसाब से आज के ज़माने में पेशेंट को ये है कि मैं पैसा स्पेंड करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। बीमारी होती है तो मरीज़ और उसके रिश्तेदार इमोशनल होते हैं, कौन नहीं होगा, डेफिनेटली। लेकिन आज कहीं भी जगह की, चलो अच्छी जगह चले जाते हैं, महंगी जगह जाते हैं, अच्छे से अच्छा खर्चा करेंगे जिससे हमको रिजल्ट मिले। मेरी उन सब से दरख्वास्त ये है कि आप इतना समझो कि आप पैसों से अच्छे इनपुट ले सकते हो। अच्छा रिजल्ट तो शायद डॉक्टर से पहले भगवान के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। तो वो एक चीज़ हमको सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पैसे से रिजल्ट मिलता तो शायद माइकल जैक्सन आज ज़िंदा होते और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आज ज़िंदा होती, बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स प्रोबेबली शायद 150-200 साल जी जाते, या डॉक्टर खुद ही, क्योंकि उसको तो खुद का बॉडी का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। तो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, डिजेनरेट होगी, किसी भी एज पे कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ये थोड़ा मिथ हम सबको दूर करना पड़ेगा। मोबाइल यूज करने से सुना है ऐसा कि मोबाइल यूज करने से ब्रेन ट्यूमर होता है, क्या ऐसा होता है सर? देखो, मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर का कोई अभी ऐसे कोई एविडेंट डेटा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसमें रेडिएशन तो है ही। आप वाईफाई से लेते हो या मोबाइल डेटा से लेते हो, तो इतने सारे रेडिएशन का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता होगा, ये मेरा मानना है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कोई अभी तक डेटा नहीं है, वरना तक मोबाइल यूज़ होना भी बंद हो जाता। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल, कीप योर मोबाइल अवे व्हेन यू आर स्लीपिंग। आप उससे 3-4 फुट की दूरी पे रखो, और हो सके तो डाटा ऑफ करो। जितना रेडिएशन, आप रेडिएशन से बच नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो जब आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करो तो आप उसको अपने दूर रखो। ऐसा है कि इंसान सिर्फ अपना 10% ही ब्रेन यूज करता है, ये सही है? वो अब आप पे हैं कि आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आप फोकस और प्रिसाइज गोल ओरिएंटेड टास्क ज़िंदगी में करना चाहते हो तो प्रोबेबली यू वुड यूटिलाइज योर मैक्सिमम ऑफ योर ब्रेन। काफ़ी बार हम शाम को बोलते हैं ना कि आज ये काफ़ी सारा काम हो गया, सिर दर्द हो रहा है, चाय पिलाओ तो थोड़े फ्रेश हो गए। फ्रेश हो जाएगा। आप देखो, अगर आप वीडियो गेम खेलते हो, 10-15 मिनट वीडियो गेम, कंसंट्रेशन वाली गेम खेलते हो, तो 15 मिनट के बाद आप थोड़ा मेंटल फटीग फील करते हो। हाँ। उसमें आप अपना दिमाग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। हम अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते हैं तो उसमें हमारा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब उसमें आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन यू स्टिल फील फटीग एबिलिटी, तो वो दिमाग इस्तेमाल करने वाली बात हो गई। 10% इस्तेमाल करना, कितना इस्तेमाल करना, तो ये आई थिंक इट्स अप टू द इंडिविजुअल। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अपने 10% ही इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन रिलेटेड सप्लीमेंट्स आती है सर, क्या हमें वो लेनी चाहिए? सप्लीमेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर होल बॉडी, लेकिन सप्लीमेंट्स काफ़ी सारी मार्केट में आती है, थोड़ी बहुत प्रो मार्केटिंग्स भी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वो विटामिन B12 D3। वो हमें लेनी चाहिए, इंडिकेटेड केसेस में भी तो लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से 35-40 के बाद आपको सालाना विटामिन B12 और D3 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी काफ़ी सारे डिजीज़ को न्योता देती हैं। ब्रेन स्ट्रोक होता है, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसमें कॉमनली पाई जाती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी पाई जाती है। दूसरा, B12 से बैलेंस कम हो जाता है जैसे ही एज होती है। और B12 ऐसी चीज़ है कि फल फलादी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में खाएंगे तो बॉडी में से इस्तेमाल हो जाता है। चाहे हम बैठे रहे लेकिन कुछ मेंटल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भी इस्तेमाल होता रहेगा। तो इट्स लाइक पेट्रोल है किसी गाड़ी में, आपको वीकली या 15 दिन पे आप तो फिलअप तो करना ही पड़ेगा। विटामिन D3 फीमेल्स में जैसे 40-45 क्रॉस करती है, तो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द मदर ऑफ ऑल स्पाइन डिसीज एंड बोन रिलेटेड डिसीज इन फीमेल्स। तो उनको विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हाँ, वो भी लेना चाहिए, अलॉन्ग विद द सनलाइट, जो आजकल हम नहीं लेते हैं। सनलाइट में जो विटामिन D होता है उसमें से कैल्शियम बनता है, विच इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स तो पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, दिमाग के लिए भी बेहद ज़रूरी है।
कुछ लोगों की आदत होती है नेक क्रैक करने की, क्या वो डेंजरस होता है सर? हाँ, नेक में आता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। उसमें सीधी भाषा में बोले तो दोनों हाथ, डायफ्राम मसल, फेफड़ों का कंट्रोल होता है। तो नेक क्रैक करोगे आप, यू नो, उसको उटपटांग तरीके से हैंडल करोगे, मैनिपुलेट करोगे, सो यू आर बाउंड टू डैमेज योर सर्वाइकल स्पाइन। सो हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी करो वो ठीक है, लेकिन यो कुछ बोलते हैं कैरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन नॉट एडवाइजेबल। ब्रेन ट्यूमर होता है तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मतलब पहले एमआरआई, सीटी स्कैन, वो सब कब करवाना चाहिए सर? सबसे पहली चीज़ इसमें क्लिनिकल होती है। माने कि मरीज़ ओपीडी में आता है तो कुछ शिकायतें लेके आता है जो पॉइंट आउट करती है हमको कि नहीं इसकी दिक्कत यहाँ पे है। जैसे कि कुछ मरीज़ बोलेगा सीवियर हेडेक हो रहा है, सुबह उठने के बाद हेडेक हो रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के बाद काफ़ी बार हेडेक कम हो जाता है। किसी मरीज़ को सीज़र यानी कि फिट्स, मिर्गी का दौरा आता है। किसी मरीज़ को हेमिप्लेजिया माने कि एक साइड का हाथ पैर लकवा ग्रस्त हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी साइंस सिम्टम्स मरीज़ देता है। जैसे मिडिल एजेड पेशेंट है, उसमें सीज़र आता है, हेडेक नहीं हो रहा है, तो मिडिल एजेड पेशेंट विथ सीज़र अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज प्रोबेबली मे बी ए ट्यूमर। उसके बाद उनको डिटेल स्टडी की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम डिटेल स्टडी एडवाइस करते हैं, एमआरआई ब्रेन कॉन्ट्रास्ट के साथ उसको रिकमेंड करते हैं, एंड देन वी गो एड अकॉर्डिंग टू दैट। क्या ब्रेन ट्यूमर ट्रीट किया जा सकता है सर? ब्रेन ट्यूमर दिमाग में भी काफ़ी तरह के होते हैं। दिमाग में आप देखा जाए तो 30 से 35 या 40% तक कुछ ट्यूमर काफ़ी जहरीले मेलिग्नेंट होते हैं। ब्रेन ट्यूमर 1 साल से बच्चे के लेके 90-95 साल तक मरीज़ में किसी को भी हो सकता है। जनरली आमतौर पे क्या मिथ थी कि कुछ ट्यूमर या कैंसर उम्र के बाद ही होता है, ऐसा कभी भी नहीं है। दिमाग में तो नहीं है। छोटे बच्चों में भी पोस्टरेफोसा ट्यूमर, हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर हमने बहुत देखे हैं। तो ट्यूमर कभी भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा है। अब ये 30 से 35% वाले जो ट्यूमर है उसमें सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्यूमर बिनाइन है तो निकाल दिया अच्छे से, तो पर्सन कैन बी बैक टू नॉर्मल लाइफ एज लाइक बिफोर ही वॉज। सर आजकल की जनरेशन का लाइफस्टाइल, स्लीप कुछ भी परफेक्ट नहीं है सर। कुछ भी खा लेते, कहीं भी खा लेते। अच्छा है, कभी कभी अच्छा खा लेते, कभी कोई अच्छी रील देख ली तो अच्छा खा लिया, कभी कोई फालतू अच्छी रील देख ली तो वहाँ जाके भी खा लिया। तो हेल्दी माइंड के लिए आप कोई 5 ऐसी हैबिट बता सकते हो सर? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। हालांकि आजकल की जनरेशन में सब आ गए, मतलब काफ़ी सारे आ गए जो जेन जी कहते हैं, उसमें मेरे बच्चे भी आ गए। तो आई वुड से कि बैक टू बेसिक्स, गो बैक टू बेसिक्स। जैसे मेरे ग्रैंडफादर लाइफस्टाइल, ग्रैंड मदर जी रहे थे, आपके ग्रैंडफादर मदर थे, वो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं फिट बैठती है। दे यूज टू स्लीप एट 9:30-10 PM लेटेस्ट, और सुबह 4-5 बजे उठ जाते क्योंकि घर का काम भी करना होता। फैसिलिटी दी लाइट, चलते हुए बस पकड़ने जाते थे रेगुलरली। शायद इफ आई टॉक अबाउट माई ग्रैंड फादर, he used to have tea at morning 6 a.m., used to have lunch at 9 a.m. I had never taken lunch at 9 a.m. in my life. फिर दोपहर को 12 बजे चाय पीते थे और 2-3 बजे उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता किया, शाम को 5 बजे वो डिनर ख़त्म कर लेते थे। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया कि टाइम से खाओ, टाइम से सो जाओ। दूसरा आ गया कुछ भी खाना, किसी भी टाइम पे खाना। कुछ भी खाना मतलब जंक फूड खाना। अब जंक फूड से आप दूर नहीं रह सकते हो। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं भी फूडी हूँ, खुद को क्रेव्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जंक फूड खाओ, उसमें स्पेस दो अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को। कीप इट वंस इन 15 days और ट्वाइस इन अ मंथ, संडे को जाओ, ऐसा करो, या बीच में स्पोरेडिकली खा लो। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसको टाइम से खाओ। हालांकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरे खाने का स्केड्यूल ही कुछ फिक्स नहीं होता, बिकॉज ऑफ my surgeries, long surgeries and whatever timings, because it is bound with my patients, that is why. But I would still advise कि जंक फूड को कम से कम अवॉइड करो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑन लॉन्गर वे। दूसरा, रात को कहीं भी खा लेना, ये अपनी बॉडी है, उसमें कोई डंप यार्ड नहीं है कि आप रात को 3 बजे भी खा लो,
सुबह 5 बजे भी खा लो। हम्म, बॉडी की अपनी एक सिस्टम होती है, उसको उसी तरह से चलाओ। हम्म, अपने पुराने लोग जितना अच्छी लाइफस्टाइल से जीते थे उतना उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं था। अब देख लो माइग्रेन, अपने घर पे जाके पूछना शायद आज कि ग्रैंडफादर मदर को माइग्रेन हुआ था, मदर को भी हुआ था न बराबर, नहीं नहीं बहुत ही कम। नहीं होता। जबकि आज की माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम्म, मोबाइल रिलेटेड लाइफस्टाइल, हम्म, कॉन्टिन्यूस नेक फॉरवर्ड नहीं, बेंडिंग पोस्चर्स, हाँ सर। रात को जगना, घूमना, टाइम से सोना नहीं, ठीक से नहीं सोना, हम्म, स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उससे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। हम्म, और कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइंग सोशल मीडिया, तो ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के साथ अटैच हो जाती है। एंड दे इनवाइट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एज आई सेड विटामिन B12 D3 डेफिशिएंसी भी शुरू हो जाती है। सब चीज़ें डिजीज़ को इनवाइट करती हैं। उससे पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेशनशिप स्पॉइल होती है, पर्सनल प्रोफेशनल। तो एक चीज़ आगे काफ़ी सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को इनवाइट करती है। सो बैक टू बेसिक्स, लाइफस्टाइल तो इट हैज़ टू बी अटमोस्ट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। दूसरा, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। पुराने लोग सिर्फ चलते थे बस पकड़ने के लिए, उनके टाइम पे कभी जिम नहीं था, कभी सुना नहीं था कि ये जिम जाते थे और एक्सरसाइज करते थे, अपने डंबल से इस्तेमाल करते थे। दे यूज्ड टू वॉक एंड जस्ट वॉक थ्रू आउट द डे, बस पकड़ने के लिए जाते थे, तो सनलाइट मिल जाता था, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी। आपने देखा ये बीमारी होती है स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब जो लेबर क्लास होते हैं, रास्ते पे काम करते हैं, बिल्डिंग में कारपेंटर्स में, उसमें रिलेटिवली कम मिलेगी, क्योंकि बॉडी उनकी, एथलेटिज्म उनमें डेवलप हो चुका होता है काफ़ी अच्छे से, और वो दिन भर काम करते हैं तो रात को ढंग से सो जाते हैं। तो ये डिसीज़ थोड़ा बहुत अब हाई प्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो गया है। हमारी जो जनरेशन है वो रात को 1 बजे 2 बजे तक जगती है, बाहर घूमती है और फिर सुबह 8 बजे काम पे भी पहुंच जाती है सर। तो ये जो स्लीप होती है ना, वो जो स्लीप साइकिल, उसकी वजह से ब्रेन कितना डैमेज होता है सर अपना? बहुत ज़्यादा। ब्रेन एंड बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम जो होती है, बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, सुबह 4-6 बजे अच्छे से रिलीज होते हैं। काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जो पिछली ग्रंथि में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है उसको। रात को हम सोते हैं तो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन टाइमली रिलीज होता है। आप नहीं सोओगे तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। आप अगर नहीं सोओगे, सुबह 5 बजे सोओगे, तो सुबह 4-5 बजे वाला जो हार्मोन है वो कम मात्रा में रिलीज होगा, इनएडिक्वेट रिलीज होगा। तो बॉडी को जिसकी जितनी ज़रूरत है वो कम ज़्यादा होता जाएगा। तो सर्काडियन रिदम अगर ब्रेक होती है तो आपकी बॉडी को इनवेरिएबली फ्यूचर का नुकसान, इन्यूट्रेशन है ही इस चीज़ का। अब एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप यूएसए फ्लाई करते हो या यूके फ्लाई करते हो, तो जेटलैग जो होता है, काफ़ी लोगों को पहले 2-3 दिन तो सेट ही नहीं होता है कि वहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, मैं दिन में सो रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ, तो सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन सा होता है। तो वो जेटलैग, वो सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। फिर 3-4 दिन बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है कि वहाँ जो आप यूएसए फ्लाई करके गए हो, तो वहाँ पे भी आप रात के टाइम पे आपको 10-11 बजे नींद आ जाएगी। तो सर्काडियन रिदम ब्रेक करोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी ओवरऑल। मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है सर ब्रेन के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंशियस ब्रेन है, रेस्टलेस पर्सन है, डिप्रेशन, जो, हाँ, कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, तो उसमें आपको फोकस करने में दिक्कत है, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, तो मेडिटेशन काफ़ी हद तक उसमें हेल्प करता है आपको, कि दिमाग को शांत करता है, आप शांति से बैठ पाते हो। काफ़ी बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, ADHD के पेशेंट होते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, और फिर वो टीनेज बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो काम में फोकस नहीं कर पाते इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्किल। मेडिटेशन आपको शांत करता है, इट विल मेक यू काम एंड कंपोज, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और सर फूड में कहे तो कौन से फूड होते हैं जो ब्रेन को शार्प करता है? हम ऐसा बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम खाओ, उससे ब्रेन शार्प होता है, तो क्या ये रियल है सर? हर जो चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यू नो, दे आर रिच ऑफ विटामिन्स। बेसिकली न्यूरॉन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा होती है वाइटामिन्स, जो होती है विटामिन B12। न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसका आउटर लेयर जो बनता है उसमें विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलेशन आप मान लो इलेक्ट्रिक वायर का, अगर वो चला गया तो क्या होगा? तो बैलेंस करता है। हमारा पैर ज़मीन पे होता है, पत्थर पे होगा तो पैर से मैसेज जाएगा कि हार्ड सरफेस है,
पानी में चला जाएगा तो मैसेज जाएगा कि पानी में है, कीचड़ में पैर चला जाएगा तो कीचड़ में है। ये मैसेज दिमाग तक कहाँ तक पहुँचता है? मल्टीपल केबल न्यूरॉन्स में जाता है। तो उसका आउटर लेयर जो बनता है विटामिन से बनता है, विटामिन B12 से बनता है, जो कि मैंने डिस्क्राइब किया कि वो ख़त्म हो जाता है। इट्स लाइक पेट्रोल फ्यूल, रिपीट आपको फ्यूल करना पड़ता है, और वो डेली में मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ सर। ड्राई फ्रूट्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ एवरी गुड कंपोनेंट्स। आप स्प्राउट्स खा सकते हो प्रोटीन के लिए। अब मिल्क प्रोडक्ट लो, वो भी ज़रूरी है। दूध, दही, केला, छाछ हर रोज लो, हफ्ते में 2 बार अच्छा वाला पनीर खाओ, अलोंग विथ सनलाइट कंजप्शन, जिसमें से हमको विटामिन डी मिलता है, जो कि बोन्स के लिए ज़रूरी है, स्पाइन के लिए ज़रूरी है। हमारी सर्वाइकल स्पाइन, लंबोसेक्रल स्पाइन, हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, नीचे से कुछ चीज़ उठाते हैं, तो जो चीज़ स्ट्रेस पे आती है वो है हमारी लंबोसेक्रल स्पाइन, माने कि बैक में सबसे नीचे की 5 वर्टिब्रा, दे आर एक्सपोज टू मोर स्ट्रेस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जब फीमेल में होता है 45 साल के बाद, तो उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, बैक वाली रीढ़ डोर्सल स्पाइन में कम होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको फ्यूल देना पड़ेगा। रूटीन लाइफ में डेली में सब कुछ मिलता है। तो आप मोटा मोटा ये फल फलादी और ये खाओगे, फ्रूट्स वगैरह खाओगे, तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कटौती आप कम कर सकते हो काफ़ी हद तक। और सब जिम भी इतना ही इम्पोर्टेंट, मतलब जिम करते हैं लोग 7 दिन तक कंटिन्यूस जिम करते हैं, और फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज मोस्टली अवॉइड करके जिम करते हैं कि नहीं मुझे मसल करनी है, मुझे ये करना है, ये ही करना है। तो क्या उससे ब्रेन डैमेज होता है सर? नहीं, उससे ब्रेन डैमेज तो होने की ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं कि है आप सर। एक्सेसिव जिम करो या एक्सेसिव ठीक वॉक है। करो या ना करो, हाँ। लेकिन बॉडी का एक जो होता है सिंपैथेटिक ड्राइव होता है, जो हम उसको बोलते हैं, हाँ सर। जो चलने से बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। आप जितना चलोगे तो कहीं ना कहीं बॉडी के सब मसल्स हम्म। को काम करना पड़ेगा, खास करके पैरों के काफ मसल्स को। उससे अपवर्ड जो सर्कुलेशन है तो पावरफुल होता है, सिंपैथेटिक ड्राइव बॉडी का अच्छा मिलता है। तो चलने से जो एक्सरसाइज अच्छी होती है ना, बेहद, शायद मेरे हिसाब से वो एज कम्पेयर टू अदर जिम एक्सरसाइज उतनी फ्रूटफुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकी की जिम एक्सरसाइज, डंबल एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग वगैरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो आप 10,000 स्टेप्स चलो दिन में, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि हर बंदे को बाइसेप्स नहीं बनाना, 6 पैक नहीं बनाना, हर बंदे के लिए पॉसिबल भी नहीं है। उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट की भी ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सेशन टू स्पीक ऑन दैट। जैसे फिल्म सेलिब्रिटी आप अक्षय कुमार को ले लीजिए, मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, रन करते हैं। उन्होंने भी खोल के देखना, उन्होंने बोला है हर रोज आप 10,000 स्टेप्स चलो, इनफ, मोर देन इनफ। सो जिम अब आपको आप पे है, अब आपको वेट लिफ्टिंग जाना है तो आप जा सकते हो, किसी बॉडी को पर्टिकुलरली मसल को स्ट्रेच करना है, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, गुड इनफ। सर थोड़ा चिल्ड्रंस के बारे में जान लेते हैं, मतलब चिल्ड्रंस की कौन सी एज में हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि अब ये टाइम पे उसका ब्रेन डेवलप होने का स्टार्ट होगा, मतलब कौन सी चीज़, और पेरेंट्स को कौन सी चीज़ों पे उसके पे ध्यान देना चाहिए कि अब मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ें दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, और उसको ब्रेन को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए? फाइन, फेयर इनफ क्वेश्चन। सो आई विल डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू 2 हाफ। पहला तो चिल्ड्रन का ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ किड, एंड दूसरा पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू द एज डेवलपमेंट। सो पहला जो सेक्शन है कि बच्चा, तो आप देखना कि बच्चे, कोई भी बच्चे को आज दे दो मोबाइल या टेक्नोलॉजी वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो 3 4 5 पे, तो वो उसको कोई कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब सीख लेगा। ये सेटिंग का बटन है, ये स्विच ऑफ का बटन है, या इसमें से जाओ तो ये मिलेगा। तो ग्रास्पिंग जो होता है ना, उनमें मैक्सिमम होता है। 5 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट 90% हो जाता है। और वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट किसी भी बंदे की मेमोरी एट हीज और हर एज ऑफ 5 और 6 मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ग्रास्प करता है बंदा। तो उस टाइम पे आप उसको अच्छी चीज़ों पे एक्सपोज करो। जैसे वो टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रास्प कर रहता है उसका दिमाग, वैसे वो बाकी आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उसको भी आप अच्छे से वो ग्रास्प कर लेगा। और जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी की ऑब्वियसली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से थोड़ा दूर रखो। वो डिपेंडेंसी
तो इट्स वेरी डेंजरस। उनके साथ खेलो, उसके साथ पर्सनल टाइम बिताओ। एटलीस्ट मैंने जो देखा है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, उनमें ये गैजेट्स डिपेंडेंट इश्यूज नहीं होते हैं। बच्चा नहीं जाएगा, आप बच्चे को टाइम दोगे तो बच्चा मोबाइल नहीं उठाएगा मेरे हिसाब से। दूसरा, पेरेंटिंग। वेल, न्यूरोसर्जन एंड पेरेंटिंग सेक्शन, आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल इन दैट, बट मेरे हिसाब से कि बेटा या बेटी 12-14 साल का होता है तो टीनेज ऑलरेडी तो हो चुका है, एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। शायद गुस्से हो जाए, आपकी किसी एडवाइस को नेगेटिवली लेना शुरू कर दे, आपके साथ डिस्कशन करे, कॉन्फ्लिक्ट करे, तो उसको समझो कि ये क्या हो रहा है उसमें। बिहेवियरल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोन, अकॉर्डिंग टू द एज से। तो और कुछ एज के बाद उनके फ्रेंड्स बन जाओ, क्योंकि कुछ चेंजेस हार्मोन रिलेटेड होते हैं। तो आपको भी अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज करना पड़ता है, आपको हेल्प मिलेगी उसमें। वैसे सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, जेनेटिक या इन्वायरमेंट? मेरे हिसाब से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक डिजीज बात करें तो वो मेडिकल भाषा में आ जाते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके सर। जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है कि आना ही आना है। तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लाइफस्टाइल उस तरह से रखनी पड़ती है। जैसे कि किसी फैमिली में कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो उनको अपनी लाइफ उस तरह से जीनी पड़ती है कि मुझे रेगुलर रहना है, स्ट्रेस इतना नहीं लेना है, इन चीज़ों पे खूब नहीं जाना है, ताकि मुझे ये सब चीज़ें हैं वो अर्ली आ जाए। अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि हेल्थ से बड़ी वेल्थ कोई नहीं है। अगर आप फिट हो तो आप काम कर पाओगे। तो ये चीज़ है। और आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर अनदर लास्ट क्वेश्चन। जेनेटिक या एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर कि उसका तो इन्फ्लुएंस होता है, उसको आप किस तरह से लेते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समर है, आपको खुद को हाइड्रेट रखना ही रखना है। मॉनसून के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स खाओ, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस काफ़ी है। आपको जैसे मेडिटेरेनियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हो तो हीट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हो तो आपको उस चीज़ का आपको खुद को अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। कोल्ड केसेस में वहाँ पे स्ट्रोक के इंसिडेंस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। समहाउ अंडर इवैल्यूएशन, येट टू मेनी स्टडीज आर अंडर इवैल्यूएशन। तो ये आपको खुद को उस तरह से ढालना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि व्हेन यू स्टे इन रोम बिहेव लाइक रोमन। तो आप जहाँ पे भी रहते हो उस तरह से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि एनवायरनमेंट का आपके हेल्थ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस न हो। और सर, बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होता है, उससे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है सर? बच्चों पे क्या इफेक्ट होता सबसे पहले तो गैजेट डिपेंडेंसी है ना, वो अपने बुरे या अच्छे टाइम में गैजेट्स पे जाएगा। कितने लाइक्स मिले हैं, कितने डिसलाइक्स मिले हैं, बच्चे गिनते हैं आज 200 लाइक मिले, 3 डिसलाइक मिले, उसको फ़ोन करेंगे क्यों मुझे डिसलाइक किया। इट विल लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो उनमें इन सब चीज़ों से फाइट करने की स्टेमिना नहीं आएगा। दूसरा, ग्रोइंग सर्वाइकल स्पाइन है, इट इज़ ग्रोइंग। वो आप नीचे देख के देखेगा, 100% बच्चे आजकल सब नीचे देख के मोबाइल देखते हैं। देखेगा तो जो ग्रोथ होता है ना, उसका एक कर्वेचर होता है, स्मूथ कर्वेचर, वो नहीं बनता है, अच्छे से नहीं बनता। उसके हिसाब से आजकल 20-22 साल वाले यंग एज में उनकी स्पाइन देखने को मिलती है। वो स्पाइन होती है इक्विवेलेंट टू 50 या 60 ईयर्स के जो एज के होते हैं स्पाइन, उतनी ख़राब मिलती है। तो जो मोबाइल आया अराउंड अबाउट 2002-2003, उसके इम्पैक्ट अब आने शुरू हो गए हैं। आजकल हम 20-25 साल के जो देखते हैं लड़के, उनकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन डिजीज, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, उनकी वजह से हेडेक, माइग्रेन, सीवियर। हाँ, तो उनको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस देना तो अब डिफिकल्ट हो जाएगा कि गैजेट्स दूर रखो। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर पोस्चर की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। सर, आज के बच्चों में इन्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए या फिर जेनेटिक पे ध्यान देना चाहिए सर? आप दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक, जो कि हम नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में गिनते हैं, जैसे भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये काफ़ी हद तक जेनेटिक चलती हैं। सडन कार्डियक डेथ होता है, तो इसमें भी
अपकमिंग जनरेशन्स में ये चीज़ें बढ़ती हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। तो उनको चाहिए कि हम शायद वो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे तो हम काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप पे तो काम कर ही सकते हैं। डिसिप्लिन वाली लाइफ रखें, जो भी चीज़ों है स्ट्रेस ना ले, फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस ना ले, तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, मैं उसको लूँगा आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी खुद की डिसिप्लिन लाइफ है, हमारा खुद का न्यूट्रिशन है, रेगुलरिटी, कब खाना कब सोना, जंक फूड, यू नो, एंड टू मच ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कुछ लोग रात को जग के पूरा काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और दिन में, सो वी हैव एन आई मीन नोटिस्ड सो मेनी पेशेंट्स हु यूज्ड टू remain awake throughout the night for their work purpose, profession purpose in young age, and they develop brain hemorrhage even without significant past history of blood pressure. तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में क्यूमुलेटिव कॉम्बो पैक आ गया कि ये आजकल एनवायरनमेंट से जो नुकसान होता है, माने कि सब चीज़ आ गई, सराउंडिंग जितने भी फैक्टर्स उसमें आ गए। तो बैक टू बेसिक्स, एज आई सेड इन माई प्रीवियस टॉक, कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपना टाइमली खाना, टाइमली सोना। तो एनवायरनमेंट जो चीज़ें हैं वो आप पे कम इन्फ्लुएंस करेगी। यस सर। सर अब नॉर्मल लाइफस्टाइल तो हमने देख ली सर, ये होता है ये होता है। अब थोड़ी डिजीज़ के बारे में जानते हैं सर। एल्जाइमर और डिमेंशिया बहुत सुना है सर, इसका क्या डिफरेंस है सर? ओके, पहले क्या हुआ था कि आज से सालों पहले ब्लड प्रेशर मेडिकल साइंस ने पकड़ा, 100-150 जो भी सालों पहले। तो ऊपर वाले ने बनाया कि ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, कुछ तो उनको रीज़न चाहिए कि धरती पे संख्या कम करनी है, पॉपुलेशन बैलेंस करना है। तो साइंस ने और इंसान ने उसका भी क्योर ढूंढ लिया। डायबिटीज़ आया, डायबिटीज़ खराब वाला डायबिटीज़ आया, ट्यूबरकुलोसिस, सब चीज़ आई, तो इंसान ने सब चीज़ों का क्योर ढूंढ लिया। अब ऊपर वाले ने या फिर कुदरत ने ट्रिपल वेसल ब्लॉक, हार्ट की नलियाँ ब्लॉक कर दी, उसका भी सॉल्यूशन मिल गया, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। ब्रेन स्ट्रोक अर्ली स्टेज में करो तो भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, एंडोवास्कुलर वगैरह सब। तो कुछ चीज़ों का तो मैं ये बोलता हूँ कि कुछ तो रीज़न चाहिए पॉपुलेशन बैलेंस करने में, अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये नई बीमारी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन उसका प्रिवेलेंस, इंसिडेंस बढ़ रहा है। डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस। अब जो अल्जाइमर्स होता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिमेंशिया। एडवांस स्टेज में अल्जाइमर्स आता है तो मैं बताऊंगा कि उसमें बंदा, मरीज़ चलती फिरती लाश बन जाता है, ना वो अपने रिश्तेदार को पहचानता है, बेटा बेटी वाइफ किसी को पहचानता नहीं है। हो सकता है चलता हुआ चला जाए, किचन में चला जाए, प्रेशर कुकर को उठा ले, कुछ समझ में नहीं आता उसको। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स, दिमाग के न्यूरॉन्स जो होते हैं डिजनरेट हो चुके होते हैं। 2 भाग में डिवाइड करें, उम्र के हिसाब से डिजनरेट हो गए या दूसरी चीज़ों की वजह से, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सिग्निफिकेंट अदर इलनेसेस, स्मोकिंग, अदर एडिक्शंस, इरेगुलर लाइफस्टाइल, व्हाटएवर, ये सब चीज़ है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। एज के हिसाब से हो गए तो शायद हम ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। तो अल्जाइमर्स नाम की बीमारी बहुत व्यापक तरीके से बढ़ रही है। आई वुड डिवाइड इट इनटू 2 फेजेस। एक तो फॉरेन कंट्रीज में भी, जैसे हम पढ़ाई पढ़ते थे तब भी बताता था कि 22 साल पहले भी द मोस्ट कॉमन डिजीज इन यूके इज अल्जाइमर्स डिजीज, एंड स्टिल ऑस्ट्रिया, यूके, कनाडा, जहाँ पे जीराट्रिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, अल्जाइमर्स इज सिग्निफिकेंट। वहाँ पे सोसाइटीज़ भी चलती है इन सब चीज़ों की केयर करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी जॉइंट फैमिली का जो फंडा था वो बहुत ही अच्छा था कि अपने किड्स और स्पाउस जो होते हैं अच्छे पूरे टाइम में एक दूसरे से बात कर लेते थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आज इंडिया में भी वो चीज़ें कम हो गई है। जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलता था ना, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस कम हो चुका है। दिवाली पे पहले हम लोग एक दूसरे को मिलने जाते थे, अभी नहीं मिलते हैं, व्हाट्सएप पे हैप्पी दिवाली हो गया। तो एवरीथिंग इज ऑन योर कीबोर्ड। ह्यूमन टू ह्यूमन डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है। पहले आज जाके पूछते थे, पहले तो शायद पहुंच जाते थे सरप्राइज पैकेज पे कि आ गए, तो एक रिलेशनशिप में भी वो हो गया है। कमिंग बैक टू द अल्जाइमर्स, तो इंडिया में भी ये प्रिवेलेंस बढ़ रहा है। इरेगुलर लाइफस्टाइल हमारी आज जितनी है उतनी 20-25 साल पहले शायद नहीं थी।
multiple factors: smoking, addiction, rise in blood pressure, diabetes at early age, Yes, sir. head injuries, significant head injuries. Yes, sir. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हेड इंजरी होगी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को नुकसान होता है। तो इसकी वजह से अल्जाइमर्स का इंसिडेंस ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर की वजह से काफ़ी बढ़ रहा है। एक स्टडी हुई थी, लासी स्टडी, LASSI लासी स्टडी, इंडियन डेमोग्राफिक, यू कैन गूगल इट, कि इंसिडेंस ऑफ डिमेंशिया इन मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, वो कंडक्ट हुई थी 2016 में। नाइसली कंडक्टेड स्टडीज। अकॉर्डिंग टू दैट, मोर देन 60 ईयर्स के जो होते हैं मेल फीमेल, उसमें आउट ऑफ 100 7 लोगों को डिमेंशिया है। अब ये 7 लोगों को डिमेंशिया मतलब वो आने वाले दिनों में, सालों में अल्जाइमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, अपनी घर पे बर्डन बन सकते हैं। एक बार अल्जाइमर्स बन गया फिर कोई डेफिनेट क्योर नहीं है। आपको जो हम बोलते हैं कि टेंडर लविंग केयर करनी पड़ती है, TLC, टेंडर हमारे लिए, लविंग उनके लिए। तो वो एक इंसिडेंस बढ़ रहा है। आज शायद हम करो उसका प्रिवेलेंस इंसिडेंस तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2030 or 2035 a significant population of India will be affected by the Alzheimer's disease in a significant way। मतलब उस टाइम के बाद जो भी 60 क्रॉस करेंगे उनमें ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। डिमेंशिया माने कि मेमोरी लॉस, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करने की आपको ज़रूरत होती है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उनको लोग सुनेंगे तो बोल रहे हाँ मैं भी बोल रहा हूँ, कल मैं चाबी भूल गया तो भी मैं भी अल्जाइमर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट मेमोरी लॉस। आज हमारी बात हुई है कि आज हमको इंटरव्यू के लिए मिलना है, आपने मुझे बोला, 2 बार रिमाइंडर दिया, ठीक है, आप बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस यू गिव मी अ जनरल रिमाइंडर। तो 3 बार बोलने के बाद भी अगर मैं 15 मिनट पहले बोलूँ आपको, अच्छा कहाँ पे जाना था, अच्छा और मीटिंग के लिए आना था, इंटरव्यू के लिए आना था, सो इफ आई फॉरगेट दैट थिंग, तो आप बोलो कि भाई हेलो आर यू ऑल राइट। सो दिस मेमोरी लॉस इज अ सिग्निफिकेंट फॉर मी। अगर मैं घर पे जाके मेरी चाबी मैं ड्रॉअर में हर रोज रखता हूँ और कल को जाके मैंने वो चाबी रख दी, मैंने फ्रीज में रख दी, सो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट मेमोरी लॉस टू मी। इट सजेस्ट कि मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट इसमें करना पड़ेगा। तो हर मेमोरी लॉस डिमेंशिया नहीं होता, कुछ चीज़ें स्ट्रेस इंड्यूस मेमोरी लॉस भी होती है। जैसे कि दिन में आपको 50 काम करने हैं, तो हो सकता है उसमें आप 2-3 काम भूल जाओ। इफ़ यू आर बिजी एट द एंड ऑफ डे यू मे एंड अप फॉरगेटिंग टू टास्क। आपने लिखा है फिर भी आप भूल जाओ, तो वो कोई सिग्निफिकेंट डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है। तो मेमोरी लॉस यानी कि डिमेंशिया क्या है, डिटेल में जाके इंटरप्रेट करना पड़ता है। कुछ लोग पढ़ते हैं मेमोरी लॉस, ओहो बाप रे ये तो मेमोरी लॉस है मेरे को, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूँ, विटामिन्स लूँ, इसको इस डॉक्टर को दिखाऊं, फलाना डॉक्टर को दिखाऊं, टिमका डॉक्टर को दिखाऊं, गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। तो उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप मत करो उस चीज़ को इंटरप्रेट, लेट योर डॉक्टर डिसाइड वेदर यू आर कैंडिडेट फॉर, आई मीन यू आर पेशेंट ऑफ डिमेंशिया और नॉट, बेहद ज़रूरी है। सर और एक डिजीज रूटीन में हम सुनते हैं पार्किंसन डिजीज, उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं सर? पार्किंसंस डिसीज आमतौर पे एजड पॉपुलेशन में देखने को मिलती है और हम उसको बोलते हैं कंपवा की बीमारी। कंपवा की बीमारी, वो पहले सालों पहले तो ऐसा बोलते थे कि कंपवा की बीमारी लकड़ी के साथ जाती है, माने कि इंसान को जब फ्यूनरल में हम चलाते हैं उसके साथ जाती है। इन नटशेल की ये इनक्योरेबल है। लेकिन उसके बाद मेडिकल साइंस ने जो डेवलपमेंट किया तो उससे पार्किंसनिज्म में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए दवाइयों से, और आजकल फंक्शनल न्यूरोसर्जरी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से भी। अब इसके 2-3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेमर यानी कि कंपन होना, हाथ पैर जकड़ जाना, चलने में स्लो गेट, यू नो, धीरे धीरे बंदा चलता है, बेबी स्टेप्स की तरह चलता है। जब चलते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, इफ दे स्टार्ट देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हर कंपन पार्किंसनिज्म नहीं होता, कुछ लोगों को एज के साथ भी कंपन होता है, तो उसका डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस वो करनी पड़ती है। दैट इज मोर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस एज वेल, एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर।
सर आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते होंगे ना जो खुद डायग्नोस करके आते हैं कि मुझे ये हो रहा है सर, मुझे ये है, आप इससे ये दवाई दे दो मुझे। आपके साथ ऐसा होता होगा रूटीन में सर? हर डॉक्टर के साथ होता है। सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हाँ है। सर। तो कुछ मरीज़ को तो हमको इसलिए एडमिट करना पड़ता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, उसकी वजह से ड्रग की साइड इफ़ेक्ट आती है। हाँ सर। सब ड्रग्स बंद कर दो हम्म तो वो ठीक हो जाता है। हम्म तो आजकल गूगल की वजह से हम्म साइड और ऑनलाइन फार्मेसी शॉप्स की वजह से भी ये चीज़ें, ये एपिडेमिक है। इस आई वुड से इट एपिडेमिक डिजीज़। अगर आप गूगल पे ढूंढोगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्नीजिंग तो बहुत सारा कहीं ना कहीं डेथ भी मिल जाएगा। तो साइंस आपके पास है, साइंस को उतना ही चेस करो जितना एडवाइजेबल है। अब कितना चेस करना है वो आपकी बुद्धिमत्ता पे है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने गूगल पे आज देख लिया है मैं हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सो आई एम प्लानिंग टू fly helicopter tomorrow morning. Would you sit behind me? No, I mean, no. beside me? No. Of course no. तो अगर मैं उस चीज़ को अपनी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल नहीं करूँगा, सो आई एम इन ट्रबल, सराउंडिंग पीपल विथ मी वुड बी इन ट्रबल। तो ये सेल्फ मेडिकेशन, एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स और काफ़ी सारा ज़िंदगी का यूथ, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके जो किताबें चाट के डॉक्टर बनता है, मॉलिक्यूलर स्टडी करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो उसमें उसको टाइम लगता है, एक डिजीज़ का बिहेवियर समझने में सालों लग जाते हैं, उसकी क्लिनिकल एक्सपोजर होती है, उसके बाद आपको वो एडवाइस देता है। तो उससे पहले आप गूगल के सिम्टम्स से अगर आपने ये कर दी तो ट्रबल, अपकमिंग ट्रबल इज़ 100% आउटकम। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। सो सर अभी न्यूरो सर्जरी तो आपने बताया, और न्यूरो सर्जन सिर्फ न्यूरो सर्जन भी नहीं होता है, स्पाइन सर्जन भी होता है, ब्रेन सर्जन, दोनों आ जाए तो स्पाइन रिलेटेड आप सर कुछ बताएंगे हमें? ओके, स्पाइन माने क्या होता है? एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्टिब्रल बॉडी आती है, गुजराती में उसको मणका बोलते हैं। वर्टिब्रल बॉडीज में अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में से डिफरेंट नर्व्स निकलती है और एक अलग लेवल पे। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बेसिकली कंटिन्यूशन होता है ब्रेन का। सो बेसिकली स्पाइन इज ऑल अबाउट वर्टिब्रल कॉलम माने कि हड्डियाँ, रीढ़ यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको, और न्यूरॉन्स, चेताएं जो निकलती है जो कि हमारी बॉडी में सप्लाई करती है। तो न्यूरॉन्स आ गए उसमें, न्यूरॉन्स ब्रेन में होता है। सो द पर्सन और सर्जन हु इज डीलिंग विद द न्यूरॉन्स इज नोन एज न्यूरोसर्जन्स। सो द न्यूरोसर्जन का मतलब हो गया ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ। ऐसा नहीं होता कि न्यूरोसर्जन को स्पेशल स्पाइन ट्रेनिंग लेनी होती है, ऐसा नहीं होता। जब न्यूरोसर्जन 3 साल की रेसिडेंसी करते हैं, जो एजुकेशन का होता है उसमें ब्रेन और स्पाइन दोनों का होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता ही है। दूसरा, न्यूरोसर्जन्स हैंडल करते हैं स्पाइन के उस इश्यू को, माने कि सभी इश्यूज को जो वर्टिब्रल बॉडी होती है हड्डियों का, उसमें फिक्सेशन करना है, पेडिकल्स डालने हैं, कारपेंट्री करनी है, वो भी हैंडल करते हैं। रीढ़ के इश्यूज जो होते हैं, रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड को जो नुकसान हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर जो कि लोगों को पता नहीं होता, होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हो लेकिन होते हैं, उसके अंदर ट्यूमर होते हैं, उनको भी वो डील करते हैं, अच्छे से डील करते हैं। तो एक इट्स एन आर्ट हैंडलिंग ड्यूरा जो कवर बोलता है उसका स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट। आपके फिंगर्स का फील कैसा होना चाहिए वाइल हैंडलिंग बोन्स लाइक वर्टिब्रल बॉडी, आपके फील कैसा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, इट्स एन आर्ट। तो और दूसरा मैं बताऊंगा कि स्पाइन के डिजीज, पर्टिकुलरली डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज, डीजनरेशन मीन्स एजिंग, बाल सफ़ेद होना इज ऑल्सो डिजनरेशन, सफ़ेद दाढ़ी आना बर्ड, वो भी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ डिजनरेशन। तो स्पाइन में भी अर्ली डिजनरेशन वेरी कॉमन, बिकॉज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, सर्वाइकल स्पाइन डिजीज शुरू हो गया। फॉरवर्ड बेंडिंग करके नीचे से चीज़ें उठाते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स
अब घर का काम तो करना पड़ेगा, नीचे झाड़ू लगाते हैं, तो डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज ज़्यादा हो जाते हैं। 45 के बाद मेनोपॉज आता है, हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर बोन्स मानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो लंबर डिजेनरेशन वो रैपिडली बढ़ता है। उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, दर्द पैर में जाना, चल ना पाना, कुछ कदम चल के बैठ जाना, क्लॉडिकेशन, स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने में 5-10 मिनट में दिक्कत होती है। ये सब प्रॉब्लम काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें ये और वो काम अपना शुरू रखते हैं। लोग स्पाइन के प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, नॉलेज या गाइडेंस न होने की वजह से अलग दिशा में जाते हैं, खुद ही मिसगाइड हो जाते हैं। उसकी वजह से आमतौर पे स्पाइन के डिजेनरेटिव डिजीज माने कि जो गद्दी खिसक गई, डिस्क प्रोलैप्स, स्टेनोसिस, हड्डी खिसक जाना जो कि लिस्थेसिस बोलते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े हुए आते हैं। आज हम मरीज को पूछते हैं कब से दिक्कत है, सर 5 साल से, 10 साल से। उसमें मल्टीपल वर्टिब्रास इन्वॉल्वमेंट होती है। एक डर सा बैठ गया है, अरे रीढ़ की तो सर्जरी होती है, मैं जाऊंगा तो लेटा के सर्जरी कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर पे ध्यान दो। फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है तो अवॉइड करो, जिसमें आप खड़े खड़े मैनेज कर सकते हो चीज़ें। आप झाड़ू बैठ के भी लगा सकते हो, खड़े रहने वाला भी झाड़ू आता है उसमें। तो कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करने से, मॉडिफाई करने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हो स्पाइन डिजेनरेशन में। मोबाइल देखते टाइम अपना पोस्चर, आप मोबाइल ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। ऐसे देखोगे तो इट्स बेटर, आपकी सर्वाइकल स्पाइन डैमेज होने के चांसेस काफ़ी। न्यूज़पेपर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो। सो इट्स अबाउट पोस्चर मैनेजमेंट ऑल द टाइम, ताकि स्पाइन डिजेनरेशन के चांसेस आप कम कर सकते हो। और दूसरा, आपको लगे कि ये स्पाइन इश्यू है, इसमें चल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ थोड़ा चल के बैठ जाता हूँ, पैर में दर्द जा रहा है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि सिग्निफिकेंट है, you go and consult neurosurgeon rather than having अपने आप खुद फिजियोथेरेपी यूनिट में चले गए, खुद शॉक वेव डायथेरेपी लेने चले गए। ये सब चीज़ें अच्छी है, शॉक वेव डायथेरेपी अच्छी है, फिजियोथेरेपी भी अच्छी है, पर अपने आप जाके खुद ट्रीटमेंट लेना, उसमें आप टाइम भी स्पेंड करते हो, पैसा भी लगाते हो, तो रिजल्ट उतना डिजायर्ड नहीं होता। जब तक आप उस चीज़ का अच्छे से डायग्नोसिस नहीं करवाओगे, तब तक यू आर ड्राइविंग रॉन्ग कार। सर, और एक सर्जरी है जो हाथ की है, कार्पल टनल सर, वो आप भी करते हो, ऑर्थोपेडिक भी करते हैं। तो हमें कभी पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि क्यों, ये तो दिमाग के डॉक्टर है तो वो क्यों कर रहे हैं सर, तो उसके बारे में आप बताओगे कुछ? मैं उस चीज़ पे तो नहीं जाऊंगा, ये जनरल सर्जन भी कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी कर सकते हैं। ये कोई किसी की फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है मेरे हिसाब से कि भाई इसमें ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा। मेरे हिसाब से जिस डॉक्टर के पास इसका नॉलेज अच्छा होता है उसको ये सर्जरी करनी चाहिए। कार्पल टनल के सिंड्रोम अच्छे से पता होना चाहिए, उसका दर्द यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाता है, हाथ में जाता है। रात को काफ़ी बार उठ के मरीज ऐसा ऐसा करता है, ठंड में ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी काफ़ी सारी साइन सिम्टम्स होते हैं। तो उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना, माने कि उसका क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि ये अगर यहाँ पे दर्द हुआ, ये आपकी सर्वाइकल डिस्क भी हो सकती है, यहाँ से हुआ, ये आपका रेयरली स्ट्रोक भी हो सकता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, हो सकता है आपको फिंगर इंजरी भी हो सकती है। तो जो भी डॉक्टर इसका अच्छे से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके इसका डायग्नोसिस कर सकता है, क्लिनिकल एंड विद द हेल्प ऑफ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। उसको ये चीज़ अच्छे से डील करनी चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केसेस होते हैं, रिफ्रैक्टरी होते हैं, उनमें सर्जरी आती है। माइल्ड केसेस में कुछ चीज़ों में अंडरलाइंग फैक्टर्स भी होते हैं, आपको जानना ज़रूरी होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? यहाँ पे छोटा सा हॉरिजॉन्टल फाइबर स्ट्रिप होती है, उसके नीचे मीडियन नर्व जाती है, वो दब जाते हैं फाइबर्स, उसकी वजह से मीडियन नर्व दब जाती है, तो ये 3 उंगलियों में सेंसेशन और ग्रिप कम हो जाती है। तो मीडियन नर्व किस चीज़ से अफेक्टेड होती है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ों में।
थायराइड कम हो गया बहुत ज़्यादा तो उसमें भी कम हो सकती है, एंट्रपमेंट हो गया, यहाँ पे चोट लग गई तो भी हो सकता है, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, एक्रोमेगाली नाम का हड्डी का डिजीज उसमें भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ठंडी वाले एटमोसफेयर में ज़्यादा हो सकता है। अगर सिंपली अनकंट्रोल डायबिटीज़ या हाइपोथायरॉइड जैसे डिजीज होते हैं उसको एक बार कंट्रोल करके भी देखो। काफ़ी मरीजों में देखा है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें सर्जरी की ज़रूरत हाँ सर। नहीं पड़ती है। तो ये डिजीज़ सर्जिकल ये चीरा रखने से पहले उसका डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सर्जरी करिए। ठीक है सर, तो अब अपने मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या स्ट्रेस ब्रेन को इफेक्ट करता है सर? स्ट्रेस ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा जो स्ट्रेस से अनअफेक्टेड रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो इट विल इम्पैक्ट योर इमोशन, योर बिहेवियरल पैटर्न। तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ स्पॉयल हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ स्पॉयल हो सकती है, सबका आपका आउटकम डेली बेसिस पे डाउन जाएगा। सो मेंटल हेल्थ, कीपिंग योर मेंटल हेल्थ इन अ फ्रेश वे इज़ द प्रायोरिटी। सबसे पहले उसके लिए लाइफस्टाइल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कम सोओगे, 2-4 घंटे की स्लीप लेके आप वर्क प्लेस पे जाओगे, यू विल रिमेन इरिटेबल एट योर वर्क प्लेस, योर बिहेवियर विथ योर कोलिग्स एट द वर्क प्लेस विल बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। वो कोई आपके घर के रिश्तेदार नहीं है कि जो आपको समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वो दूसरी बार आपसे बात नहीं करेंगे या आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो आपका जो प्रोफेशनल या आप कोलिग्स को जो सब काम दोगे वो उसका भी एक इम्पैक्ट उस वे में चला जाएगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब जगह ये बहुत ही असर करती है। दूसरा, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके रिलेटेड इश्यूज और बढ़ जाएंगे, आपका आउटकम नहीं आएगा, इसके रिलेटेड भी आपका वो फेलियर, काफ़ी सारी चीज़ें अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ विल ड्राइव यू टू द फेलियर एट ऑल द एस्पेक्ट्स। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ आ गई, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, एनवायरमेंटल फैक्टर, योर लाइफस्टाइल, रेगुलर फूड इनटेक, टाइमली स्लीप, गुड फ्रेंड सर्कल, अपनी लीजर एक्टिविटीज़ में अपने आप को encourage करो, उसमें आपको you indulge into those activities which gives you pleasure, rest लो, spend more time with your family members, with your near and dear friends, stay with good people who are well wishers for you and for your life. So it is one of the most integrated, essential, unavoidable component of life till we remain alive. और सर, एंजाइटी और न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई कनेक्शन होता है क्या सर? काफ़ी सारे होते हैं, कनेक्शन काफ़ी सारे होते हैं। हालांकि कोई भी डिसीज़ के साथ एंजाइटी कनेक्टेड रह जाती है। सपोज किसी को लीवर का इश्यू हो गया तो उसको भी एंजाइटी, किडनी का भी डिसीज़ हो गया तो उसको भी एंजाइटी, इनसिक्योरिटी leads to insecurity, panic attacks, ultimately leads to behavioral changes, कॉन्फिडेंस चला जाता है आपका, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हो। एंजाइटी अपने आप भी होती है, इनर्ट भी होती है, विदाउट रीज़न भी होती है। एक लेडी फिल्म स्टार है, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, शी फॉट विद द डिप्रेशन एंड शी ओपनली कॉन्फ्रंटेड विद द पीपल दैट कि आई डेल्ट विथ इट इन अ पॉजिटिव मैनर एंड शी इज़ डूइंग एंड लिविंग हेल्दी लाइफ राइट नाउ। तो एक अपने जो लो मूड होते हैं उसको भी शेयर करो अपने नज़दीक फैमिली मेम्बर के साथ, शेयर करोगे शायद कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, यू विल कम आउट विद अ बेटर आउटकम। दूसरा, हमारे देश में एक टाबू है कि अपनी एंजाइटी को शेयर करते हैं तो बंदे सोचते हैं कि ये मैं शेयर करूँगा तो मुझे पागल गिनेंगे। साइकियाट्रिक डिजीज मीन्स पागल, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सॉरी टू से दैट। Low mood disorder, anxiety is the part of everybody's life. If somebody is saying I was never anxious, I was never felt low mood disorder, then he's liar. तो आप उसको कैसे डील करते हो? और लो मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, उसको रियलाइज करते हो तो आगे बढ़ना है उसको ट्रीट करने के लिए, हल करने के लिए। सर, आजकल एआई, मतलब एआई आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और वो न्यूरो सर्जरी को कैसे इफेक्ट करता है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है सब ब्रांचेस में, वे टेक्निकल और मेडिकल फील्ड सब में हुआ है। अगर मैं बोलूँगा कि एआई की इम्पैक्ट
ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हम्म, तो ये सही है बिल्कुल, अप टू सम एक्सटेंट नहीं, अप टू फुल एक्सटेंट। काफ़ी सारी सर्जरीज में ड्यूरिंग सर्जिकल स्टेप्स वेरिएशन आते हैं, तो लोगों ने एआई बेस्ड मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं जिनसे जो यंग न्यूरोसर्जन होते हैं, अपकमिंग न्यूरोसर्जन हैं, उसको देखते हैं, दे कैन बी यूज टू विद दोज वेरिएंट्स की हाँ मुझे ड्यूरिंग सर्जरी में वैरायटी आएगी तो यूज़फुल होते हैं। इन शॉर्ट मॉड्यूल्स अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, एआई बेस्ड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, किसी एमआरआई का, एक्सरे का आप रखो एंड दे विल गिव यू डायग्नोसिस। बेसिकली क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? उनको इंटेलिजेंस बनाया है ह्यूमन ने फेड किया है, तब जाके वो आउटकम दे पाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से चेस करना पड़ेगा। किसी ट्यूमर में मैंने पढ़ा कि एआई की एफिशिएंसी है इसमें डायग्नोसिस करने की एमआरआई के बेस पे 90%। सो पीपल से फाइन, वेरी गुड दिस इज, बट मैं बता रहा हूँ कि उस डिजीज में रेडियोलॉजिस्ट से डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी 99% है। सो उस केस में ह्यूमन बीइंग इज फार बेटर देन एआई। कितना चेस करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली एन इंटीग्रेटेड एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अस इन द फ्यूचर एंड फॉर एवरीबडी। लेकिन ये आने वाले दिनों में बूम करेगा। जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टडीज चल रही है, जहाँ पे अल्जाइमर डिसीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रिया, कनाडा, Israel, they have started working on AI based early diagnosis of retina। माने कि आंखों के पीछे का जो पर्दा होता है उसको आप AI बेस्ड सर्च करो, उसमें अगर अल्जाइमर्स यानी कि जो बीमारी होती है भूलने वाली, उसके अर्ली स्पॉट्स मिल जाए तो आप उसको अर्ली स्टेज में रोक सकते हो, उस पर कंट्रोल कर सकते हो, बीमारी को वहीं पे उसका बीमारी का प्रोग्रेशन आप रोक सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। एंड बिलीव मी, रेटिस्पैक करके चीज़ है, यू कैन गूगल इट ऑन कैनेडियन स्टार्टअप, you know they have started working on it. It's probably outdated even, I would say that they started working on 1 or 2 years back. They've got the positive results also on that. We also have been working on those devices, पर उससे पहले हमको AI को फीड करना पड़ेगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स होती है, तब जाके AI आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर हम गलत फीड करेंगे तो AI आपको गलत रिजल्ट देगा। इट इज़ अल्टीमेटली टॉट बाय ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। सर, रोबोट असिस्ट सर्जरी होती है तो वो कितनी हेल्पफुल होती है? ओके, अगेन रोबोट जो होता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ ऑल्सो फेड बाय ह्यूमन बीइंग। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज एब्डोमेन और दूसरे अदर ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, एंड डॉक्टर्स हैव बीन डूइंग इट वेरी प्रोफिशिएंट मैनर विद वेरी गुड रिजल्ट्स। ब्रेन में भी आती होती है रोबोटिक असिस्टेड, रोज़ा बोलते हैं, सर्जरीज बोलते हैं, बायोप्सी लेते हैं और डीप सिटेड एलोकेंट एरिया में भी सर्जरीज करते हैं। ये प्रोग्राम बेस्ड होता है, उसमें आपका प्रिसीजन ज़्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है और आउटकम भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन उसका एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, so that they can be well acquainted and can deliver good results for robotic surgeries. फ्यूचर में आपको सबसे एक्साइटेड और इनोवेशन क्या लगता है एआई बेस्ड आपको? As I discussed in my previous talk also, AI based diagnosis of early Alzheimer's patient. Alzheimer's होता ही है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं, आप सोच लीजिए कि 100 बंदे एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड टच करते हुए, एक बंदा दूसरे को मैसेज देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, 100 तक चला जाता है। ऐसे ही ब्रेन में न्यूरॉन एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। सो दैट इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव्स। मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे आप सुन रहे हो, वेव्स आपके कान में गए, आपके ऑडिटरी एरियाज ने उसको सुना, आपके ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर एरियाज ने उसको समझा, फिर आप बोल रहे हो। दिस हैपन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कितनी फास्ट होती है। तो ये सब चीज़ें न्यूरॉन की वजह से होती है, वो मैसेज देते हैं, इट्स सो फास्ट, इवन फास्टर देन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन दिस बॉडी। तो ये अल्जाइमर्स, ये एक दो न्यूरॉन्स पे उसके ऊपर जो होता है एबनॉर्मल प्रोटीन बैठ जाता है। अब ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन एक बार बैठ गया तो अल्जाइमर्स 1 2 3 4 स्टेज में चला जाता है।
तो अल्जाइमर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए? तो एआई बेस्ड डिवाइसेस पाइपलाइन में है ही, अभी कुछ कंट्रीज द्वारा उस पर काम चल रहा है, डिटेल में थॉरली चल रहा है कि आंखों के पीछे जो रेटिना है, हम बोल सकते हैं वो मिरर है ब्रेन से पहले का, उसमें अगर अर्ली स्पॉट्स मिल जाए तो इट कैन बी डिटेक्टेड 10 to 15 ईयर्स अर्लियर इवन द बिफोर डिजीज डेवलप्स। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ मुझे लग रही है आने वाले दिनों में पृथ्वी पे, शायद 2030 तक ये अवेलेबल हो सकती है। वो फॉर द बेस्ट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसका आप क्या डिफरेंस और फैसिलिटीज बताओगे आप सर? ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम। ओके। ज़्यादातर डॉक्टर जो आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ट्रेंड होके आते हैं। तो कभी कभी मैं सुनता हूँ मरीज़ या मरीज़ के रिश्तेदारों से, सर हम गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती। ऐसा नहीं होता। आई वुड से, आई मीन इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉम्प्लिकेटेड केसेस शायद गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छे से हैंडल होते हैं, क्योंकि आपको उस तरह से मैन पावर मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट सेटअप अच्छा नहीं है, अच्छा है, गवर्नमेंट सेटअप अच्छा नहीं अच्छा है। हर चीज़ के एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमारे देश में 150 CR पॉपुलेशन मान के चलो, तो जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है अभी, दे आर डूइंग एक्सेलेंट इन हेल्थ केयर सेटअप विद डिफरेंट स्कीम्स एंड योजना। बट 150 करोड़ पॉपुलेशन के लिए मैन पावर आप कहाँ से लाओगे? कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिमोट में अगर 10-15 मरीज एक साथ एडमिट हो जाए तो उसको कोप अप करने के लिए उतनी नर्सिस, नर्सिंग स्टाफ या उतने डॉक्टर्स हो सकता है उस टाइम पे अवेलेबल ना हो। सो इमीडिएट फैसिलिटी दे पाना कुछ केसेस में मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हमको लगता है अरे यहाँ पे तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, मरीज ठीक नहीं हुआ, दवाई अच्छी नहीं चल रही। ट्रीटमेंट सेम ही होती है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गवर्नमेंट प्राइवेट में सेम ही होता है। प्राइवेट में ये बेनिफिट है आपको कि आपने पैसा दिया, घंटी बजाई, तो सिस्टर, नर्सिंग स्टाफ इमीडिएटली आपको आके हैंडल करेगा। दे माइट सपोर्ट यू इन गोइंग टू वॉशरूम, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फैसिलिटी। अनफॉर्चुनेटली इन गवर्नमेंट सेटअप में भी अब 10-15 मरीज आईसीयू में, उस पर 2 या 3 नर्सिंग स्टाफ रहेंगे, तो वो उतना एफिशिएंटली डिलीवर नहीं कर पाएगी। जबकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी वो है, वो तो सेम ही रहेगी, चाहे प्राइवेट में काम करो गवर्नमेंट में। सो प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं हर एक सेटअप पे। तो ये एक मिथ मेरे हिसाब से निकाल देनी चाहिए कि गवर्नमेंट सेटअप में, आप देखो बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में गवर्नमेंट सेटअप से, और गवर्नमेंट सेटअप से बाहर आए डॉक्टर, दे आर डूइंग एक्सलेंट। जब मरीज़ बोलते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो डॉक्टर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट सेटअप से ही ट्रेंड होके आ रहे हैं। सो ये मिथ गलत है। ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट गुड इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेटअप। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। आप अपना आइसोलेटेड बंगला खरीदोगे, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। फ़ायदा ये है कि आपको अपना खुद का स्पेस मिलेगा, आप बाहर बैठ सकते हो धरती पे, नीचे कंपाउंड पे। आप फ्लैट में रहोगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, फ्लैट में आपको खुद की लैंड नहीं है आपके पास। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऐसा नहीं है। बट ये बिल्कुल मिथ को निकाल देना चाहिए कि वैसे ही सर, हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो भी पेशेंट के लिए कितना जरूरी होना चाहिए सर? बेहद ज़रूरी है। आपने कार ली है, कार का इंश्योरेंस है, तो जब अपनी कार को मैनेज कर रहे हो तो अपने आप को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बीमारी कभी भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देख के नहीं आएगी। एनीबॉडी कैन बी अफेक्टेड विद कार्डियक कंप्लेंट्स, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज और एनी ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज। तो आपके पास ये प्लान भी तो लाइफ में होना चाहिए, अच्छा वाला प्रॉपर इंश्योरेंस तो आपको लेना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा स्टडी करके भी जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा मेडिक्लेम आपको कवर करेंगे तो उतना आपको अच्छा डिलीवर कर पाओगे अपने खुद हेल्थ के लिए। एंड बिलीव मी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली ऑन द पोडियम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया इज द फास्टेस्ट इन इंडिया, इज द बेस्ट इन इंडिया एंड चीपेस्ट इन इंडिया। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, अपॉइंटमेंट लेके दिखाओ किसी की विद इन 12 आवर्स, 24 आवर्स, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी केसेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज आप पेरिफेरल पोर्शन में भी जाओ तो अपेंडिक्स परफोरेट हो गया है, सर्जिकल इमरजेंसी आ गई है,
तो पेरिफेरल पोर्शन में भी, गांव में भी उसकी सर्जरी अच्छे से, बेहद अच्छे तरीके से, शायद लेप्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन से पॉसिबल है, वेरी कॉमनली, यस सर। इट इज़ डन वेरी कॉमनली। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो इस पृथ्वी पे शायद आई वुड स्ट्रांगली एडमिट दैट इज़ बेस्ट इन इंडिया. This has been accepted by a few my neurosurgeon colleagues who works in Paris, who works in the abroad, be it in New York, or some of the Mediterranean countries. They also confessed, because in India, as a doctor, we see the patient first medically along with emotionally, whereas outside they would see patient first as medically, and they add on their medical knowledge later on. So that's the biggest difference, I would say that. चलो सर, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अब बात करते हैं। आपकी फेवरेट सर्जरी? मेरी फेवरेट सर्जरी है पिट्यूटरी ग्रंथि पे होते हैं, जो एंडोस्कोपिकली हम करते हैं। समहाउ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो एडवांसमेंट उसका ऑलरेडी आ चुका है, 15-20 सालों से आ चुका है। नाक के जरिए हम करते हैं, दूरबीन हाँ। डालते हैं, हाँ। और नोज़ टिप, जो नोज़ टिप होती है, यहाँ यहाँ से से। तकरीबन 13 से 15 सेंटीमीटर दूर डेप्थ में काम करना होता है। चैलेंजिंग होती है। उसके आजू बाजू बड़ी सी आर्टरी होती है, इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है, जो दोनों ब्रेन को सप्लाई करती है। उसके बीच में एक या 1.25 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस होता है, उसमें काम करना है, नैरो स्पेस में काम करना है। दूसरा, पिट्यूटरी ग्रंथि हॉर्मोन्स डिलीवर करती है, तो एंडोक्राइनोलॉजिकल सर्जरी भी हम बोलते हैं। हाँ सर। हॉर्मोन्स प्लस माइनस होते हैं सर्जरी के बाद, तो काफ़ी हद तक करेक्शन हो जाता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। विज़न प्रॉब्लम्स मरीज के होते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाइस। तो वो मुझे थोड़ी बेहद ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी मेरा फेवरेट फील्ड है उसमें, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ इट। सर, सबसे इमोशनल पेशेंट आपका कौन था जो आपको अभी तक याद हो? I would go back to probably 7-8 years back. एक लड़का था, उसकी उम्र थी 12-13 साल की। उसके पिताजी आए, ढेर सारे MRI और CT स्कैन लेके आए। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कैंसर हॉस्पिटल, उन्होंने पूछा, सर कुछ हो सकता है इसमें? डिजीज़ एडवांस स्टेज में था, एडवांस ग्लायोमा था। आई सेड कि नो, अनफॉर्चुनेटली नो। उन्होंने MRI रखे और ही वॉज अबाउट टू लीव। अब उस पे उसके उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो OPD वॉज हेक्टिक, फुल ऑफ द पेशेंट्स, पर मैंने उनको रोका। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी चीज़ें झेल चुके हैं और इस एक्सेप्टेंस के स्टेज पे जल्दी आ चुके हैं, और उसको उन्होंने फाइट करके जीत लिया था। बच्चा उनका सर्वाइव नहीं होने वाला था, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है आपने, तो उन्होंने मुझे जो आंसर दिया वो बहुत ही इमोशनल एंड टची था। प्लस सर, ये ऑलरेडी 3-4 साल पहले डायग्नोसिस हो चुका था मेरे बच्चे को, तभी मुझे बता दिया था। फिर मैं आपसे आया पूछने के लिए, कैन समथिंग बी डन और नॉट एट दिस स्टेज? आपने बोला नहीं, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर इन 3-4 साल में मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, मैं मेरे बेटे का दोस्त बन गया। मुझे आज तक वो मरीज़ का नाम याद है, इसके पिताजी का नाम है, मैं लेना नहीं चाहूँगा। इस पर एक गुजराती मूवी भी थी, चाल जीवी लइए। तो उन्होंने एक छोटी गाड़ी ली घर बेच के, और गाड़ी पे वो घूम के आए, गोवा घूम के आए, मुंबई घूम के आए, और भी काफ़ी सारी जगह पे वो घुमाया, बच्चे को घुमाया। और उसने बोला कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में दोस्ती यारी वाला सीन है, हम तू तेरी से बात करते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं, कोई बैरियर नहीं है। तो सर, मैंने मेरे बेटे के साथ लाइफ जी ली है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने पैसा स्पेंड किया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, एक स्पेशल कार ली, और इन 3-4 सालों में मुझे मेरे बेटे ने जीना सिखा दिया। तो बेटा उसके पास नहीं रहने वाला था, लेकिन उस फादर का जो विल पावर था, कंट्रोल ओवर द इमोशन, दैट टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। फिर सर, कितने पेशेंट को आपको बताना होता है और बोलना होता है कि ये सर्जरी हम नहीं कर सकते, या तो आपको एक्सप्लेन सब करना पड़ता है, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर, तो आप वो सब कैसे मैनेज करते हो? इमोशनल फटीग काफ़ी बार आता है। पेरेंट्स को बोलना कि आपका बेटा 1-2 साल का है, सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, खून ज़्यादा बह सकता है, अच्छी करने के बावजूद भी आपका बेटा नहीं बच सकता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये पेरेंट्स को बताना इट्स वेरी पेनफुल। क्योंकि
हम बैठते हैं तो उस साइड से इमोशनल क्वेश्चंस आते हैं, अब हम्म। हमको प्रैक्टिकल आंसर देना पड़ता हाँ है. सर। सो समटाइम्स इट मे साउंड लिटल ब्लंट, but unfortunately whatever the fact is there we have to deliver it in a soft manner, full of empathy. तो ये होते होते आपका इमोशनल फटीग आ जाता है, बट वी हैव टू बी एक्सपर्ट इनफ टू डील विद दैट. काफ़ी बार पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्रेन हेमरेज होता है, तो हम बोलते हैं कि इसमें सर्जरी करो, आउटकम नहीं मिलेगा, या जिंदा रहेंगे तो वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगे, माने कि आपको पहचानेंगे नहीं, बैठ के चाय नहीं पियेंगे, जिंदा लाश बन जाएंगे, इस तरह की कंडीशन आ सकती है. तो ये सब चीज़ें रात को 12-2 बजे उनको समझाना, इट्स रियली पेनफुल फॉर द रिलेटिव्स एंड फॉर द डॉक्टर्स. सर क्या फ्यूचर में पैरालिसिस कंप्लीटली क्योर होगा? पैरालिसिस किस चीज़ से है? पैरालिसिस के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं. स्ट्रोक की वजह से है, क्या है, ट्यूमर की वजह से, हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से थे, तो वो थोड़ा डिजीज़ डिपेंडेंट काफ़ी रह जाता है. मतलब कि उसका रूट कॉज क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, उस पर काफ़ी निर्भर करता है. अगर किसी ट्यूमर रिलेटेड है, ट्यूमर निकाल दिया तो पैरालिसिस क्योर उन सब केस में हो भी सकता है. स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, विथ फिजियोथेरेपी मरीज़ इम्प्रूव होता है, तो काफ़ी हद तक वो आत्मनिर्भर बन सकता है. स्ट्रोक के केस, इस्केमिक स्ट्रोक के केसेस में पैरालिसिस क्योर करना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है. तो पैरालिसिस किस चीज़ की वजह से है, उस पर काफ़ी तक निर्भर कर सकता है. और सर फ्यूचर में ब्रेन ट्रांसप्लांट करवाना हो तो ये वो हो सकता है सर क्या फ्यूचर में? मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं। लग रहा है, आज की दिन में, आज की तारीख में पॉसिबल नहीं लग पा रहा है. होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड. सर थोड़ा फास्ट रैपिड फायर कर लेते हैं. टी या कॉफी? टी. मॉर्निंग ओटी या और नाइट ओटी? नाइट ओटी. फेवरेट बुक? पर्पस ऑफ लाइफ. वन लाइन ऑफ एमबीबीएस? Always remain tougher so that there is a scope of improvement for you throughout the life. वन लाइन ऑफ न्यूरोसर्जन? My life, my passion. ओके. फेवरेट डेस्टिनेशन? Paris. फेवरेट मोटिवेशनल कोट? Believe in yourself. अगर आप डॉक्टर नहीं होते सर तो आप क्या होते? Very difficult question. शायद कोई एनजीओ या सामाजिक संस्था से जुड़ा होता, जिसमें मुझे एक्साइटमेंट आता कि किसी के पेन्स या प्रॉब्लम्स में मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ, उस तरह की कोई कनेक्टेड संस्था से मैं जुड़ा हुआ रहता. डॉक्टर निखिल मोदी सर, इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच सर. आपने जिस तरह से सिंपल लैंग्वेज में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उससे बहुत से लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिली और शायद कई लोगों को लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आया होगा. थैंक यू. माय प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. हमारे चैनल डॉक्टर खुशबू केयर यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना.